कर दिया। 1920 से लेकर 1940 में यहाँ पे एक मेगा माइग्रेशन हुआ था। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे रहने लगे, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहने लगी यहाँ पे यहूदियों की। 1936 में फ़लस्तीनियों ने ये एक वार शुरू कर दिया था, जिसको ब्रिटिश लोगों ने दबा दिया बिकॉज ऑफ उनकी जो यहूदी की जो आर्मी थी उनकी हेल्प लेके इस वार को दबा दिया था। ये यहूदी जो लोग थे ये वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज से थे, अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज से, यहाँ से ये लोग कंटिन्यूस आ रहे थे। एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के सामने हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था। तकरीबन 42 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था। तब यूरोप में रह रहे लोगों की फ़लस्तीन से बाहर जगह उन्होंने माना कि उनको रहने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो उनके लिए सुरक्षित हो। उन्होंने इसको एक सुरक्षित जगह माना फ़लस्तीन को। जो जब इनके साथ यहूदियों के साथ यूरोप में कंटिन्यूस नरसंहार हुआ, 42 लाख लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था, तो उनको रियलाइज हुआ कि उनको एक ऐसी जगह चाहिए जो उनके लिए सेफ साइट हो। तो उन्होंने इस सेफ साइट के लिए फ़लस्तीन को चुना और नंबर ऑफ़ पीपल्स यहाँ आने लगे और रहने लगे और अपनी कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी। और इस तरह ये इनका यहाँ पे एक कहते हैं कि इजराइल का जन्म होता है। लेकिन इजराइल के जन्म का ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में होता है। ये 1947 में यूएन का जन्म होता है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आती है। आपको पता है ये 24 अक्टूबर 1947 में यूएन बनता है। और उसके बाद जैसे ये अस्तित्व में आती थी, यूएन इसमें इंटरवीन करता है बिकॉज ब्रिटेन जो सरकार है वो अपने हाथ खड़े कर देती है कि उसके बस की काम नहीं है इस मैटर को रिजॉल्व करना। तो यूएन फिर इंटरवेंशन के बाद में यूएन ने ये डिसाइड करता है 1947 में वोटिंग कराता है जनरल असेंबली में, और 55% जो इसकी जो टेरिटरी थी जो फ़लस्तीन की वो इजराइल को दी जाती है और 45% टेरिटरी जो है फ़लस्तीन को दी जाती है। ये इस तरह से 13 मई 1948 को इजराइल नाम देश का एक अस्तित्व होता है। इसी टेरिटरी में जो अलास्का मॉस्क थी उसको वेस्ट बैंक का हिस्सा माना जाता है फ़लस्तीन का। और ये जो यरूशलेम जो पूरी एक सिटी है इसको इंटरनेशनल सिटी घोषित किया था। अब ये यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी घोषित करना, ये बात जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली जो पीपल्स है, इन्होंने तो ये बात एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन फ़लस्तीनी लोग इस बात को नहीं माने। जब इन्होंने इसको यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया था कि जब इनकी टेरिटरी का हिस्सा है तो वाई नॉट इट शुड बी पार्ट ऑफ फ़लस्तीन, तो इन्होंने ये नहीं माना। और 13 मई 1948 को इजराइल बन गया। इसका बहुत सारे लोगों ने जैसे इसको इंटरनेशनल सिटी रिकॉग्नाइज करते हैं यरूशलेम को, तो यहाँ पे जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं कंटिन्यूस मास प्रोटेस्ट करते हैं और छोटी मोटी घटनाएं होने लगती हैं। एट लास्ट 1948 होते होते यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध में फिर जो यहाँ की जो आस पड़ोस की जो कंट्रियाँ हैं, लाइक जो इजिप्ट है या सीरिया है, जॉर्डन है और जो फ़लस्तीन है, ये सब मिलके यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं और अगेंस्ट इजराइल। लेकिन बड़ी बात इस युद्ध में ये होती है कि इजराइल इन चारों कंट्रियों को मिलके भी हरा देता है। और इस युद्ध हारने के बाद में फिर इजराइल एक डोमिनेट स्टेट के रूप में उभर के आता है और बहुत बड़ी पावर मिडिल ईस्ट में अपनी बना लेता है। इस युद्ध के पश्चात जॉर्डन के पास में वेस्ट बैंक चला जाता है, जो आज यरूशलेम और अलास्का मॉस्क वाला जो हिस्सा है। युद्ध में ये बात जॉर्डन, ये जो पार्ट है वेस्ट बैंक वाला, ये चला जाता है जॉर्डन के पास में। और गाजा पट्टी वाला जो हिस्सा है ये इजिप्ट को चला जाता है, क्योंकि इजिप्ट के आसपास का वाला एरिया था। और बची कुची थोड़ी बहुत जो ज़मीन थी वो फ़लस्तीन के पास चली जाती है और बाकी सब एरिया पे जो है वो इजराइल का कब्जा होता है। एंड इन दैट वार यानी 1948 तक जो इजराइल है इनके पास 51% जो है वो टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और अप्रॉक्सीमेट माने कि लगभग टेरिटरी इनकी बन जाती है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अप्रॉक्सीमेट उस टाइम बताया जाता है कि 7 लाख पीपल के आसपास में जो फ़लस्तीन से वो देश छोड़ के भाग जाते हैं और रिफ्यूजी बन जाते हैं, अपने शरणार्थी का एक रूप ले लेते हैं और अपने देश को छोड़ के भाग जाते हैं। 1967 में एक बार फिर युद्ध होता है और इस युद्ध में होने के पश्चात जो यहाँ जो इजराइल है वो 91% टेरिटरी पे अपना जो डोमिनेट स्थापित कर लेता है अपने आप को। 91% जो पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है जो फ़लस्तीन की टेरिटरी थी। और फिर अगेन इस युद्ध में 1967 में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और फ़लस्तीन मिलके लड़ते हैं, लेकिन एक बार फिर हार जाते हैं। और इस युद्ध का नतीजा ये निकलता है कि जो सीरिया का जो एक गोलन हाइट जो एक पार्ट था ये भी इजराइल जीत लेता है और इजिप्ट
ऐसे गांजा इजराइल ले लेता है। गांजा जो पट्टी है वो इजिप्ट के पास चली गई थी 1948 में, वो वाला पार्ट भी जो गांजा पट्टी का था वो भी इजराइल के पास आ जाता है। और वेस्ट बैंक वाला भी जो हिस्सा जो जॉर्डन के पास था वो भी अब इजराइल में ले लेता है। अब इनमें से फिर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो सीरिया का जो गोलन हाइट वाला हिस्सा था ये इजराइल को देना पड़ा। बाकी जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है जिसमें हम अलास्का मॉस्को देखते हैं और जो गांजा पट्टी है, ये दोनों ही टेरिटरी आज तक भी इजराइल के अंडर कंट्रोल है। लेकिन अभी आपने देखा होगा वो जो गांजा पट्टी वाला एरिया वो हमास नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास है, जिसको अमेरिका और यूएन ने एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया हुआ है। अब हम लोग किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट कह देते हैं, जबकि उन लोगों के हिसाब से वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने देश को फ्री कराना चाहती है। लेकिन अभी इंटरनेशनली इस स्टेट को टेररिस्ट घोषित किया गया है, लेकिन कंप्लीटली एक हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर में ये अंडर कंट्रोल है, ये वाला जो गांजा पट्टी वाला जो एरिया है। लेकिन इसी बीच में, और यही जो 1967 वाला जो युद्ध होता है इसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है। ये 6 दिन ही चला था और इस युद्ध में लगभग टेरिटरी इनकी हो जाती है 91% टेरिटरी जो है इजराइल ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी बीच में अब इनको जरूरत होती है, फिलिस्तीन वाले जो लोग हैं ये कोशिश करते हैं कि अपना एक फ्रंट बनाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तब एक फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO नाम का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो इनकी बात को यूएन तक पहुंचाने के लिए या अपनी बात को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहने के लिए बनाया गया है, और ताकि वो लोगों के साथ अपनी बात रख सके। और ये बनता है 1993 में। उसी टाइम ये यासिर अराफात द्वारा बनाया गया था। यासिर अराफात और जो उस टाइम जो स्टॉक्स नाम का एक PM था उनका इजराइल का, इन दोनों के बीच में एक अकॉर्ड और एग्रीमेंट होता है, पीस एग्रीमेंट होता है। इसको ओस्लो अकॉर्ड एग्रीमेंट बोलते हैं। 1993 में ये एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट के हिसाब से फिलिस्तीन को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि इजराइल जो है एक कंट्री है, कंट्री यानी एक देश, उसको मानना पड़ेगा। और इजराइल को ये मानना पड़ेगा जो फिलिस्तीन का जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो PLO है, वो उनका नेतृत्व करेगी एज अ डेमोक्रेटिक वे। यानी उनको ये कंसिडर करना पड़ेगा फिलिस्तीन का भी कोई नेतृत्व करेगा। अब अरब कंट्रीज ना करके PLO इसको चलाएगा। और साथ में जो गांजा पट्टी है और जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है जो फिलिस्तीन के पास है, वो उसको एक डेमोक्रेटिक वे के साथ में चलाएंगे। तो ये इसमें फिर ये बात कही गई थी। लेकिन इसमें इस समझौते में इजराइल जो PM थे और यानी यिज स्टाक एंड जो फिलिस्तीन के जो यासिर अराफात को नोबेल प्राइज दिया था 1993 में, उनको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था कि दोनों कंट्रीज के पीस के बारे में बात करी थी। लेकिन आफ्टर दैट जैसे ये पीस के बारे में बात हुई थी इन दोनों कंट्रियों के बीच में, लेकिन कुछ दक्षिण पंथी जो विचारधारा के लोग होते हैं, जो राइट विंग ग्रुप हम एक तरीके से कह सकते हैं, जो एक कट्टर मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने इन दोनों को सेपरेट जगह एसिनेटेड कर दिया था, यानी इनको मार दिया था। जो यासिर अराफात उनको इजिप्ट में मारा गया था, और जो यिज स्टाक्स थे इनको इजराइल में ही मारा गया था। जैसे हमारे देश में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, RSS के लोगों ने महात्मा गांधी जी को मार दिया था 1948 में, क्योंकि वो भी शांति की बात करते थे। ऐसी विचारधारा के वो भी लोग थे, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि हमारा पार्ट है, और फिलिस्तीन वाले मानते थे हमारा पार्ट है, इसलिए ऐसा समझौता क्यों हो रहा है। तो इस वजह से इन दोनों को एसिनेट कर दिया गया था। यानी ये यासिर अराफात और जो यिज स्टाक थे, इन दोनों को एसिनेट कर दिया गया था 1993 के बाद में, कुछ टाइम बाद। इसी के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। जो टेररिस्ट ग्रुप जिसको हम कहते हैं हमास ग्रुप, जो अपने लिए और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, 2005 में ये ग्रुप बनता है और इसके बाद में इलेक्शन होता है फिलिस्तीन में। PLO यानी जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमास ग्रुप है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्शन होता है। और बड़ी बात है कि इस इलेक्शन में जो होता है हमास ग्रुप, जिसको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो इसको जीत जाते हैं। और इसको जीत जाने के बाद में वो लेकिन इसको जीतने के बाद वही है कि दोनों पार्टियों के जो लोग होते हैं वो आपस में लड़ते हैं और इनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। 2007 के आते आते ये जो हमास ग्रुप है ये गाजा पट्टी को कंप्लीट कंट्रोल कर लेता है। जैसे अभी हमने 2021 में जो एक युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था इजराइल के बीच में और गाजा पट्टी के बीच में, हमास के जो टेररिस्ट हैं उनके बीच में। तो हमास ने नंबर ऑफ रॉकेट्स दागे थे, तब इजराइल का ये एक्यूज था कि इनको नंबर ऑफ वेपन सप्लाई करते हैं भाई
द ईरानियन जो डिफेंस सिस्टम है, ईरान जो कंट्री है, वो इनको इतने बड़े हथियार देती है, काफ़ी बड़े नंबर ऑफ मिसाइल्स चलाई थी। एट द सेम टाइम 43 मिसाइल्स उन्होंने दागी थी और दोनों साइड से काफ़ी भारी गोलाबारी देखने को मिली थी अब 2021 में। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पे एक लड़की, 16 ईयर ओल्ड लड़की मार दी गई है जो अलास्का मॉस के आसपास में एरिया में, जिसमें जो इजरायली जो फोर्सेस, उनका कहना है गलती से किसी एक मुठभेड़ में ये लड़की ऐसी एक्चुअली मर गई है। बट एक्चुअल में रिपोर्ट्स का ये मानना है कि उसकी एक छत पे जाके कुछ जो फोर्सेस हैं इजराइल की, उन्होंने इसको मारा था। और अब अगर हम हाल में ही एक अकॉर्ड लाया गया था, पीस प्लान लेके आया था अमेरिका ने, लेकिन फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और डे बाय डे नंबर ऑफ पीपल्स आज भी यहाँ पे मर रहे हैं और फ़िलिस्तीन के बीच में हिंसक झड़प और इजराइल के बीच में होती रहती हैं। लेकिन अगर हम लोग पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में फ़िलिस्तीन लोग क्या चाहते हैं, तो फ़िलिस्तीनी चाहते हैं कि 1948 से पहले जो इनके पास, जैसे आपने मैप में देख रहे होंगे कि 1948 में कितना सारा पार्ट लगभग फ़िलिस्तीन इन्हीं का था। वो चाहते हैं वो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, वो उनको मिल जाए, यानी वो उनको सारा चाहिए। एक नंबर ऑफ डिमांड तो फ़िलिस्तीनी लोगों की ये है। दूसरा, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अगर उनको यूएन द्वारा दी गई टेरिटरी, जो यूएन ने असाइन की थी, वेस्ट बैंक वाला हिस्सा और गाजा पट्टी वाला हिस्सा, और लगभग 45 और 55 की जैसी रेशियो हो, या एटलीस्ट वो भी अगर उनको मिल जाए प्रॉपर तरीके से, तो वो भी उससे भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। इजराइल का ये मानना है कि वो कुछ भी देने को तैयार नहीं है इजराइल, और इजराइल मानते हैं कि जेरूसलम उनकी एक फ्यूचर जो कैपिटल है और उनके फ्यूचर कैपिटल उसको डिक्लेयर करना चाहिए। साथ में इजराइल का ये मानना है कि इजराइल को एक इंटरनेशनल यहूदी कंट्री डिक्लेयर करना चाहिए, यानी यहूदी देश उसको घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट जो यरूशलेम है इज़ द थर्ड मोस्ट होली प्लेस है मुस्लिम्स के लिए एंड यहूदियों के लिए एट द सेम टाइम, और ऑल्सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है क्रिश्चियन के लिए। बिफोर ऑफ दीज रीजन्स मैनी मोर कॉन्फ्लिक्ट हैपन इन द रीजन, और इसी बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन रीजन की वजह से कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है मुस्लिम के लिए भी और क्रिश्चियन के लिए भी और एट द सेम टाइम यहूदियों के लिए भी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि नंबर ऑफ अटैक्स होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है इन दिस रीजन में। और अक्टूबर 2016 में यूएन ने ये बात कही थी कि अलास्का मॉस्क ओनली बिलोंग टू द मुस्लिम्स, बट स्टिल यहूदी सैड इट इज ए टेम्पल माउंट। ये उनका टेम्पल माउंट है, ये बात ये मानते हैं यहूदी लोग। बल्कि ये बात जो यूएन ने 2016 में 14 अक्टूबर में ये चीज़ क्लियरली कही थी कि ये जो अलास्का मॉस्क सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बिलोंग करती है, यानी इट इज़ ओनली बिलोंग्स टू द मुस्लिम्स एंड इजराइल डज नॉट हैव एनी राइट टू से दैट इज़ अ टेम्पल माउंट फॉर देम। तो फिर भी लेकिन ये लोग इसको नहीं छोड़ते हैं। अभी रिसेंट में ये कंट्रोवर्सी इसलिए बनती दिख रही है, विवादों में इसलिए है अलास्का मॉस्क, क्योंकि यहाँ पे इनका जो एक दक्षिण पंथी, जैसे मैंने पहले बताया, तो उस विचारधारा के जो लोग हैं यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार अभी रिसेंट में बनी है और ये एक दूर दक्षिण पंथी सरकार है, और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ये खतरा है कि फिर से अगेन यहाँ पे जैसे 2021 में देखने को मिला था, बहुत नंबर ऑफ पीपल्स तो मरते रहते हैं, जिससे अटैक हुआ थे गाजा पट्टी की तरफ से और इसकी तरफ से इजराइल की तरफ से, कहीं वो फिर से देखने को ना मिले। और लास्ट ईयर हमने अल जजीरा की एक पत्रकार, शहीन नाम की पत्रकार भी जो फ़िलिस्तीन की थी, वो मारी गई थी। अब ये अगर आप लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप सही से मैप को मेजर करेंगे 1948 से पहले और आज के जो फ़िलिस्तीन है, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि क्लियरली जो इजराइल है इसने वायलेट किया है और ये कंप्लीट टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है और गलत तरीके से ऑक्यूपाई किया है। इवन दैट वेस्ट बैंक का भी अगर आप एरिया देखते हो तो उस वेस्ट बैंक का भी एरिया डिफरेंट पार्ट्स में बट गया है। वो भी उनके पास, फ़िलिस्तीन के पास एग्जैक्टली नहीं है कि यानी पूरा का पूरा हिस्सा नहीं है, उसमें भी उनकी जो फोर्स है, अलास्का मॉस्क उन्होंने घेरी हुई है और सारा जो पार्ट है उनके अंडर में है, इजराइल के अंडर में। और गाजा पट्टी वहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है। जो इजिप्ट साइड वाला एरिया जैसे आप मैप में देख रहे हो, वो वाला एरिया वो काफ़ी अलग हुआ है। इवन दैट ये दोनों जो फ़िलिस्तीन और गाजा पट्टी भी साइड में है। तो बहुत ये सोचने वाली बात है। यूएन शुड इंटरवीन इन दिस मैटर एंड कम से कम एटलीस्ट वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी शुड बी टुगेदर। उनके बीच वाला एरिया को भी अगर इजराइल से हटा के और अगर इनको दे दिया जाए तो माइट बी इट विल रिजॉल्व दिस मैटर। अदरवाइज फ़िलिस्तीन तो चाहता है 1948 से पहले वाली जोग्राफिकल जो कंडीशन है वो उनको मिलनी चाहिए, और जो
इजराइल है वो चाहता है कि वो उसको इंटरनेशनल यहूदी डेज कंट्री डिक्लेयर करना चाहिए, और साथ में जेरूसलम कंसिडर्ड एज अ कैपिटल ऑफ इसराइल, जो अभी तक यूएन ने नहीं माना है और ना ही वर्ल्ड इस बात को मानता है। और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, बहुत सारी कंट्री इसराइल को सपोर्ट करती है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स जो इसराइल में रहते हैं यहूदी, वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोप से आए हुए लोग यहाँ पे रहते हैं। और 1948 से पहले जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे जो जीविस जो लोग हैं, जो यहूदी जो लोग हैं, वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन आज वो मेजोरिटी में रहते हैं। तो ये ऐसे धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ था।